जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है सफलतापूर्वक आज छठी क्लास पर पहुंच चुके हैं। आप सभी साथी को पता है हमने जो हार्ड चैलेंज क्लासेस शुरू की है। हार्ड चैलेंज एक हमने बेस भी शुरू किया था दिल्ली पुलिस के लिए और अब हमने यूट्यूब पर जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर्सन है उसकी हार्ड चैलेंज जो डे है उसको आज हम छठे दिन को लेकर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। और छठे दिन में आपको देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर किसी साथी ने ये 5 क्लासेस से पहले जो हुई हैं वो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। हम जो दिल्ली पुलिस एसएससी के एग्जाम को टारगेट लिया है, इसके एग्जाम तक पहुंचेंगे ना तब तक बहुत ज़्यादा कंटेंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जीके जीएस में। अगर किसी साथी ने अभी तक 5 क्लासेस देखी हैं उनको एहसास हो गया कि हमने कितना ज़्यादा रिवीजन कर लिया है। प्रतिदिन 20% होते हैं और उसमें खूब बातें हो जाती हैं। अपनी बातें का मतलब पढ़ाई की है ना। तो आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 6 नंबर। सभी प्रैक्टिस सेट लगाना, जिसने नहीं लगाई वो प्ले लिस्ट बनाई हुई है अलग। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे लिखा होगा दिल्ली पुलिस जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न, बात जाके जरूर देख लियो, पीछे ना रही हो। ठीक है गुरुजी, देख लिया। तो आज जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका है और फटाफट आप उत्तर दीजिएगा। क्या कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? सारों पहला बात करें बजट की, तो बजट को बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, बिल्कुल गुरुजी बजट को ये बोलते हैं। इसका जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में मिलता है। एक क्या था, कल मैंने एक क्लास लगाई थी उसको बताऊं, उसमें मैंने ऐसे बोल दिया कि भाग 25 है, तो एक साथी ने मेरे प्रिय ने कमेंट किया कि गुरुजी भाग तो 22 है। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन संविधान में क्या बार बार संशोधन होता रहता है। वर्तमान में भाग की संख्या कितनी होगी? 25। गणना के आधार पे 25 है और वैसे संविधान मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी है? 22। बिल्कुल आप सही हो, कहते ही आप गलत नहीं हो, मैं नहीं कह रहा। जैसे पहले अनुसूची अपनी कितनी होती थी? 8। अब मैंने कल बोला अनुसूची 12 है। अब कई साथी कहेंगे गुरुजी अनुसूची तो 8 ही है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी होगी? 12। ऐसी गणना के आधार पे संविधान में भाग कितने हैं? 25। ठीक है, ओके। हाँ 22 भी आप गलत नहीं बोल रहे, संविधान में भाग कितने हैं? 22, लेकिन गणना के आधार पे कितने हैं? 25। अच्छा, मेरे से कल हो सकता है ये नहीं बोला कि गणना के आधार पे 25 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो आगे, बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में है। देखो पहले बजट जो होता है वो 2 प्रकार के होते थे। बजट कितने प्रकार के? 2। एक आम बजट होता था और एक रेल बजट होता था। ऐसे हुआ इन दोनों को 2017 में विलय कर दिया। 2017 में इसको क्या कर दिया? इन दोनों बजटों को विलय। तो आम बजट को रेल बजट में विलय कब किया था? 2017 में। एक तो ये प्रश्न याद रखना। स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वो किया था आर षणमुखम चिट्ठी ने। आन षणमुखम चिट्ठी ने जो है वो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो क्या किया था, जो प्रस्तुत किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप बात याद रख लेना। ठीक है गुरुजी, रख लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की आगे बात करें। एक प्रश्न और याद रखना, आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। देखो निधि कोई भी है, निधि कोई भी है, उसका भाग पूछे तो भाग 12 बोलना। निधि कोई भी है, उसका भाग पूछे तो 12। आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 267 में है। आर्टिकल किस आर्टिकल में? 267। तो गुरुजी 266 में क्या है? देखो 266 2 है, 266 1 और 266 2। 266 1 में तो है सिंचित निधि, जैसे राज्य की सिंचित निधि होगी, केंद्र की सिंचित निधि होगी, है ना। उस निधि का सिंचित, जैसे राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो केंद्र की सिंचित निधि से मिलता है, राज्यपाल को वेतन राज्य की सिंचित निधि से मिलता है, सेम वही कहानी है। और 266 2 में लिखा हुआ लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? 266 2 में। और आकस्मिक निधि में हमेशा कितने पैसे पड़े रहते हैं? 500 करोड़ रुपए तो इसमें एडवांस रखते ही हैं। आकस्मिक निधि को मतलब क्या हुआ है? देखो मान लो कोई शहर का कोई ब्रिज टूट गया, अब ऐसे तो नहीं उस ब्रिज के लिए अथवा तो बजट निकालेंगे ना गुरुजी, आ बात तो कौन नहीं। तो फिर क्या, मान लो इस ब्रिज के अंदर 200 करोड़ रुपए लगे, तो वो रुपए कहाँ से? यानी अचानक टूटा नहीं, अचानक घटना हुई है, तो वो 200 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ से निकालेंगे, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद निकलेंगे यहाँ से। अच्छा 200 करोड़ लग गए यहाँ, अब पीछे कितने बच गए? 300 करोड़। अब जैसे अगली साल का जैसे ही बजट आता है तो फिर 200 करोड़ जो है वो इसके अंदर मिला देंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूनतम कितने पैसे पड़े रहने चाहिए? यानी 500 करोड़ तो इसमें रहने ही चाहिए। ये होती है आकस्मिक निधि। और सिंचित निधि 266 में और 266 2 के अंदर लोक लेखा समिति। सिंचित निधि में जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो हम टैक्स वगैरह भरते हैं वो वहाँ से आते हैं। और ये लोक लेखा निधि में जैसे अपने LIC कराई और जैसे अपने जॉब लगने के बाद PF वगैरह कटेगा, प्रोविजन फंड वगैरह, वो सारे लोक लेखा समिति में, क्योंकि ये जनता के पैसे होते हैं।
ठीक है, ओके। इन सभी अनुच्छेद का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 12 में मिलता है। गुरु जी वाह क्या बात समझाई है। तो देखिए राघो थे आगे बहुत बढ़िया कर लेंगे आप। 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? क्या बात है, क्या बात है साहब। अगर अपने बात करें तो कृष्णदास मूल जी जो थे, कृष्णदास जो मूल जी थे, उन्होंने सत्य प्रकाश जो समाचार पत्र गुजराती भाषा में वो जो है प्रकाशित किया था। गंगाधर राव को तो याद नहीं रखना, गंगाधर तिलक को जरूर याद रखना। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब एक आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वराज की मांग जो की थी वो किसने की थी? स्वराज की जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। संविधान शब्द का राजस्थान में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था, अब वो थे बाल गंगाधर तिलक। और विश्व में सर्वाधिक या विश्व में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हेनरी मेन ने, हेनरी मेन ने। ये ब्रिटेन का था, इसलिए संविधान की जो जननी है वो किसे कहते हैं? ब्रिटेन को, याद रखना। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदास मूल जी। ठीक है, ओके गुरु जी। और एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, गुजरात का जो राज्य पक्षी है, गुजरात का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है राजहंस। क्या नाम है? राजहंस। बिल्कुल सिंपल बात है। चलो आगे। नेपाल के आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? नेपाल में नेपाली रुपया क्या होगा और क्या होगा? नेपाल की जो है वो क्या कहते हैं? नेपाली रुपया। ठीक है, ओके गुरुजी। और इसके बाद अपने आगे बात करें नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। और नेपाल आपको पता होता है सीमा भारत के साथ भी लगाता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो काठमांडू ही सबसे बड़ा शहर है। नाम मांडू मांडू नहीं है, बड़ा बहुत है भाई। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाई कोर्ट का, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न आया। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन सा उपस्थित होता है? भारत सरकार की ओर से कौन सा उपस्थित दिया जाता है मामलों में? तो ये आता है भारत का महान्यायवादी। महाधिवक्ता राज्यों में होता है। राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का जो लेख है वो राज्यों के अंदर है। कहां पर है? राज्यों में। और महान्यायवादी कहां होता है? केंद्र के अंदर। तो राज्यों के महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक आपको पता होगा, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी यानी भारतीय निर्वाचन। क्या पूछा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की, अच्छा तो ये होगा भारत के महान्यायवादी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वार्षिक योजना की समय अवधि थी। वार्षिक योजना मेरे भाई बता दीजिएगा आप, वार्षिक योजना की समय अवधि। तो वार्षिक योजना की जो समय अवधि है वो 1990 से 1952। बिल्कुल सिंपल है। और यह कहानी थाना याद रखनी है। अगर प्रश्न आए कि प्रथम बाघ परियोजना, जो बाघ परियोजना लाई गई थी वो कब लाई गई थी, तो बाघ परियोजना तो लाई गई थी 1 अप्रैल 1973 में, लेकिन वार्षिक योजना पूछे तो 1990 में, 1 अप्रैल 1973 में। प्रथम बाघ परियोजना भारत में कहां चलाई गई थी? प्रथम बाघ परियोजना तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और याद रखना जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है गुरुजी? ये पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड में। अगर इसकी बात करें प्राचीन नाम की, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम हो गया, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है, तब इसे बोला जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान जो नाम है इसका वो क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। बात याद रखनी है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है उसका प्राचीन नाम हेली और नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। यहां चलाई गई थी बाघ परियोजना पहली भारत की। अच्छा, टाइगर मेन, टाइगर मेन किसे कहते हैं? अरे बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। टाइगर मेन थे कैलाश सांकला, कैलाश सांकला जी, कैलाश सांकला जी जो थे उन्हें टाइगर मैन कहते हैं। ये राजस्थान के थे। कौन से जिले के? जिला याद रखना, जोधपुर। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अगर आपने से प्रश्न पूछा जाए टाइगर स्टेट, अगर टाइगर स्टेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। और सुनना मेरी बात ध्यान से, और मेरी बात सुनना। अगर आपसे पूछ ले बर्ड मैन, क्या पूछा जाए? बर्ड मैन, बर्ड मैन किसे कहते हैं? तो बर्ड मैन है सलीम अली। सलीम अली जो थे इन्हें क्या कहते हैं? बर्ड मैन। बिल्कुल सिंपल है,
तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। वार्षिक योजना का जो समय था 1990 से 1992। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? देखो दुनिया की पहले देखें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर दूसरी देखेंगे। ये सबसे ऊंची होगी और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। है दोनों हिमालय में, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अरे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और अब बात करें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो देखो दुनिया मतलब संसार। अगर बात करें सबसे ऊंची की तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम था पीक 15। पहले इसको किस नाम से जानते थे? पीक 15। जब एवरेस्ट नामक व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ा तब इसका नाम क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। तो पीक 15 इसका क्या है? प्राचीन नाम। बिल्कुल गुरुजी जान जाएंगे। लेकिन चीन में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं चोगोलुंगमा। क्या बोलते हैं? बोलो, चोगोलुंगमा। और याद रखना इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो इसको नेपाल में सागर माथा। बोलो, चीन में चोगोलुंगमा, नेपाल में सागर माथा। बोलो, चीन में चोगोलुंगमा, नेपाल में सागर माथा। सिंपल है, प्रश्न आया भी हो एग्जाम में। चाहे से चीन, चाहे से चोगोलुंगमा, बच गया नेपाल, नेपाल में सागर माथा। चीन में चोगोलुंगमा, चीन में चोगोलुंगमा, चोगोलुंगमा, नेपाल में सागर माथा। तो भाई लोगों अब सुनो मेरी बात, ध्यान हो। तो आपने बात करी माउंट एवरेस्ट की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम श्रेणी के ऊपर है, जिसका नाम है K2। इसे गोडविन ऑस्ट्रीन भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखियो। K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी के ऊपर है। किस श्रेणी पे है? श्रेणी है के नीचे, जिसको नाम है काराकोरम। काराकोरम लिख लो यार, काराकोरम। काराकोरम का प्राचीन नाम है कृष्णागिरी पर्वत। भाई याद रखना, कृष्णागिरी पर्वत। कृष्णागिरी पर्वत किसका नाम है? काराकोरम का। और एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट, हिमालय का निर्माण जो होता है वो किस काल में होता है? अरे हिमालय का निर्माण होता है अल्पाइन काल में मेरे भाई। एग्जाम के अंदर गर्दा उड़ा दोगे। कंटिन्यू क्लास देखना, बस एक भी क्लास मिस मत कर देना आप। अगर एक क्लास मिस हुई तो ये मानो था ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अपना दौर लाना है मेरे भाई। तो देखो सुनो ध्यान। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? अल्पाइन में। काराकोरम को कहते हैं कृष्णागिरी पर्वत, और इसे ही कहा जाता है एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़ कौन सा पर्वत है? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी बोले तो काराकोरम श्रेणी को कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चोटी है K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन। अगर मैं आपको बात बताऊं स्वतंत्र भारत की, क्योंकि ये पाक अधिकृत है, ये किसके अधिकृत है? पाक की। अगर पूछे स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आएगी कौन सी भाई? कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है तो K2 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? K2। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और नागा पर्वत की बात करा तो नागा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर वाले में है। और नामचा बरवा पर्वत का है। नामचा बरवा है अरुणाचल में। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल है। अरे बोलो मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल गुरुजी, ये तो याद ही है, नामचा बरवा, ठीक है। तो नंदा देवी याद रखना उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है एसएससी ने। नंदा देवी पर्वत कहाँ? उत्तराखंड में। तो इसका जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा अभी के लिए जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा गोडविन ऑस्ट्रीन, क्योंकि इसने भारत विश्व संसार की दूसरी ऊंची चोटी पूछी है। अगर यहाँ भारत होता तो हम क्या करते हैं? नंदा देवी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। लोकसभा की सभी सदस्य समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सभी अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता समितियों के, वो एक ही व्यक्ति करेगा जो लोकसभा का दादा होगा। और लोकसभा का दादा कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना, जो संयुक्त बैठक होती है ना, संयुक्त बैठक, उसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बजट के जितने भी मामले हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? बजट के मामले, सारे के सारे पैसे के जितने मामले, धन विधेयक के जितने मामले हैं वो सारे के सारे कहाँ रखे जाते हैं? लोकसभा में। यह बात याद रखना मेरे भाई, भूल मत जाना। और भारत के लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सभी सदस्य समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष की यदि बात करें तो यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। पहली बात याद रखनी है। लोकसभा का उल्लेख
संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81। समझ में आ गई? चलो आगे। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था? बिल्कुल बताऊंगा भाई, बिल्कुल। पहले तो देखो बक्सर का युद्ध हुआ कब था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1864 में। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? 1864 में। और जो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व। विलियम बेंटिंग की यदि आप बात करा तो सती प्रथा पे भारत पे रोक किसने लगाई थी? भारत में सती प्रथा पर रोक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो लगाई वो विलियम बेंटिंग ने लगाई। क्लास में अक्सर सही आ रहे हैं क्या उधर से? नेतृत्व थोड़ा सा एडजस्ट करियो, कल आपको क्लास एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, कोई कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरनार पहाड़ी कहां पर है? अरे गिरनार वही तो है जहां पर गिरवन पाए जाते हैं। और गिरवन किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए जो वन फेमस है उन्हें क्या बोलते हैं? गिरवन। क्या बोलते हैं? गिरवन। और गिरवन जो है वो आपको, चलो मैं एक हिंट देता हूं, बताओ अब कहां हो जाएगी? सुदर्शन। सुदर्शन झील गिरनार में ही है। सुदर्शन झील कहां है? गिरनार। गिरनार में सौराष्ट्र के अंदर। अब तो बता दो, सौराष्ट्र का नाम भी लिख दिया। अरे महाराष्ट्र मत कर देना तो गुरुजी केक ना। मेरा भाई, मेरे दोस्त, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलिए सभी, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलो आपने आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखो नेक्स्ट खुशी आपके लिए ये है कि अपनों ने जो दिल्ली पुलिस वाला स्टैटिक का कोर्स है वो तो इसकी प्राइस अब 99 कर दी है, तो अब खरीद लियो इन्हें, ठीक है। और इसमें देखो मेरे भाई, इसमें 30 क्लासें हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 30 क्लासों को तुम जितना हो सकता है उतनी तेजी से देख लेना। और दिल्ली पुलिस में जीके वाला पार्ट जो 50 नंबर का है, जीके जीएस का, मैं दावा करता हूं आप में आपके आतंक नहीं होंगे जब प्रश्न करोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे ये पढ़ा नहीं हुआ इतना। अब सोचो देखो प्रश्न में आ पाएगा कि मैं इतनी व्याख्या कर लिया तो बैठे तो फिर आतंक मचा देंगे। तो एक ये विजन इंस्टीट्यूट नामक एप्लीकेशन पे ये कोर्स मिल जाएगा आपको। और जो मेरे साथी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी शुरू कर दी है, बहुत अच्छी भर्ती आ रही है जीडी की। और जीडी का जो पूरा जीके का कोर्स है वो 199 रुपये का है। अगर आपको विजन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ समस्या आ रही है, मतलब आपसे ऐप खरीदा नहीं जा रहा है, आपको कोई भी समस्या है इस प्रकार से, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। 96 72 41 84 53, ये कोचिंग के नंबर है विजन ऐप के, ठीक है। उस पर बात कर लेना। और अगर कोई ऑफलाइन आने का इच्छुक है मेरा साथी, ये बैच नहीं शुरू किए हुए हैं तो इनमें भी आप आ सकते हो, ठीक है। मोस्ट वेलकम। आपको आजियो में 8 मिलांगा था ना, कठई कौन जावा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, बिल्कुल है। तो उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, बिल्कुल बताएंगे। तो उनका जो जन्म है वो हुआ था पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में। तो जन्म कहाँ हुआ? पटना, बिहार में। और सीखोगे मैंने इससे पहले क्लास ली थी, उसमें 10 के 10 गुरु बता दिए थे मैंने, ठीक है। 5वां गुरु कौन बताइए? गुरु जी 5वें जो गुरु थे, 5वें गुरु थे उनका नाम था अर्जुन देव जी। और चौथे गुरु थे उनका नाम रामदास जी था। वेरी गुड, अर्जुन देव जी। 9वें बताओ गुरु जी। 9वें जो गुरु थे उनका नाम था तेग बहादुर जी। जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना है, गुरुद्वारा बना है, वो तेग बहादुर जी की याद में बना है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा जाएगा किसके पास? तो देखो भाई, रिट लगाएगा वो। क्या लगाएगा? रिट। रिट 2 अनुच्छेद में लगाएगा, एक तो अनुच्छेद 32 में और एक अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत रिट लगा सकता है हाई कोर्ट में। इसमें ऑप्शन में दे रखा है ये रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समझ में आ गई बात? ओके। और रिट वगैरह की ये जो है वो प्रारंभिक मामलों क्षेत्राधिकार में आती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर वो सभी शक्तियां वगैरह जो है वो आ जाती हैं। यानी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कौन से क्षेत्र में जाएंगे? प्रारंभिक क्षेत्र के अंदर। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्र को नियंत्रण करता है? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार है जो संक्रमण कालीन क्षेत्र को नियंत्रण करता है? फटाफट बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके धड़ाधड़ कमेंट आने शुरू हो जाते हैं इस बात पे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पंचायत, ठीक है। भारत की जो पहली पंचायत है,
भारत की 2 पंचायतें याद रखना, फर्स्ट पंचायत और सेकंड पंचायत कहाँ खुली थी? पहली पंचायत राजस्थान के बगदरी गांव नागौर में, और दूसरी पंचायत जो है वो आंध्र प्रदेश। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन सी समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता जो समिति है इसका गठन होता है 1959 में, 1959, और ये दोनों पंचायतें जो वो 1959 में स्थापित होती हैं यहाँ पर। याद रखोगे ये बात? बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में। और अगर पूछे भाग, तो भाग 9 के अंदर। ठीक है, याद रखना 243, फिर आगे ABCD वो चल जाएगा है। बौद्ध साहित्य, अरे गौतम बुद्ध को आपने पढ़ा है, और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, उपदेश वो कहाँ दिए थे गुरुजी? गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए। बताओ कौन सी भाषा में? वो दिए थे पाली भाषा में। मात्रा छोटी लगाकर इसका जो राइट उत्तर है वो कर दो पाली। क्या कर दो? पाली। मात्रा छोटी आएगी पाली में। ठीक है, इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है वो कौन से देश में चल रहा है अभी? तो अभी क्या, तो श्रीलंका वाले जो है वहां पर अधिकतर आपको कौन से धर्म के मिलेंगे? बौद्ध धर्म के। अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो श्रीलंका में किया था, ये बात याद रखना। अशोक के बेटे और बेटी थे, उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? अच्छा नहीं है, पूछ लियो भाई, बिल्कुल बताएंगे। रुक्मणी देवी, अरुणडेल है, टी बाला सरस्वती भी है, यामिनी कृष्णा मूर्ति भी है, बिल्कुल है ये तो। अच्छा, जावेरी बहनें जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, ये बात आप याद रख लेना। ऑप्शन में बताओ, भरतनाट्यम नृत्य कहाँ किया जाता है? श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग, अभी बता के गया हूं, कौन से धर्म के मिलेंगे? बोलो मेरे भाई, बौद्ध धर्म के। कहाँ के मिलेंगे? बौद्ध धर्म के। चलो आगे नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकार किसे माना जाता है? भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकार किसे माना जाता है? यह प्रश्न बहुत प्यारा है, फटाफट सभी साथी इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल, हाँ अभी मैं शुरू में करवा के गया था, ये प्रश्न आपको याद आ रहा है तो। भारत के महान्यायवादी को, किसे भाई? भारत के महान्यायवादी को। राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 52 में, और भाग यदि बात करें भाग की, तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 5 में मिलता है। चलिए आगे, ये लो भाई। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय सांसद क्या कहलाती है? केंद्रीय निकाय सांसद कहलाती है, न्याय नहीं करती कार्यकारी विधायिका, ये कहलाती है क्या भाई? विधायिकी। और याद रखना न्याय तो करती नहीं है, क्योंकि न्याय का करने का काम जो है वो न्यायपालिका होता है। तो संसद जो है संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय सांसद क्या कहलाती है? केंद्रीय निकाय सांसद विधायिकी कहलाती है। ये प्रश्न याद रखना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? पहले तो ये देखो, अमीर खुसरो जो है इन्हें तोता ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। भारत में तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और इसमें निजामुद्दीन औलिया का आपने नाम सुना होगा, मैं बार बार लिखता हूं, दिल्ली अब दूर नहीं। इसी ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर है, तो दिल्ली दूर है ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी निजामुद्दीन औलिया ने। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो था जॉन खां, और वास्तव में दिल्ली पहुंच नहीं पाए। एक लकड़ी का बनाया हुआ महल था, उसमें इसकी मौत हो जाती है, इसलिए इसने बोला था दिल्ली अभी दूर है। चलो आगे। नगर पालिका में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है? देखो ये प्रश्न जो है वो अपना थोड़ा सा ओल्ड है। क्या है? ओल्ड। अब अपने बात करें इसके गोल्ड। गोल्ड मतलब वर्तमान को बढ़ावा। ये प्रश्न है तो क्या? पहला तो ही 1/3 2009 के अंदर संशोधन करके अब महिला को जो आरक्षण है वो 50% का है, 1/2 का। कितना है? 1/2 का। याद रखना मेरे भाई, 1/2 का हो जाएगा याद? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल, बहुत प्यारा प्रश्न है, तुम्हें दे दूंगा ये करने के लिए। दे दूं? ना कुछ बताइए दो। जमान शाह ने। किसने दी? जमान शाह ने। लार्ड लेक ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया और 500 बार असफल हुआ, इसलिए भरतपुर में किला है जिसे बोलते हैं लोहागढ़।
लोहागढ़ किला राजस्थान के अंदर है, याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो ये थे आज हमारे 20 प्यारे प्रश्न। मैं पूरी उम्मीद करूंगा तुम्हें बहुत बेहतर समझ में आए। क्लास अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार से जुड़ें, और ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है इनसे भी जुड़ जाइए, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है मेरे भाई। आपका सहयोग चाहिए, सहयोग ये चाहिए सिर्फ इतना कि आप जो ये क्लास है जरूर शेयर करो, स्टेटस लगाया करो। मैं देखो जरूर नहीं होता किसी को दिखा के किसी का सहयोग करना हो, असली सहयोग उसे माना जाता है जो बिन दिखाए हो। किसी को बता के फिर ऐसे दिखाना कि हाँ मैंने आपका सहयोग किया, तो फिर मजे की वाली बात नहीं है। तो बस आपका इतना सहयोग चाहिए, बिल्कुल करो। और दिल से हमारी दुआ है कि आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस तुम देना साथ मेरा, बस इतने से साथ चाहिए आपका, ठीक है। बिल्कुल मेरा भी साथ आपके साथ है। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में।